अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ब्रॉडशीट के हवाले से नैब की बात होगी और साथ ही साथ फॉरेन फंडिंग केस, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PMLN पर फॉरेन फंडिंग की बात हो रही है। वहां पर हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फॉरेन फंडिंग केस है, जिस पर ऑपोजिशन का ये कहना है कि PTI उसमें छुपने की कोशिश कर रही है, डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रही है और PTI को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि उसमें PTI की इन्वॉल्वमेंट है। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से डिस्कशन करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आज की जो एक अफसोसनाक खबर थी, कोशिश तो यही होती है कि किसी अच्छी खबर से प्रोग्राम का आगाज किया जाए और बताया जाए कि क्या बेहतर हो रहा है। लेकिन जब इस तरह की इतलात सामने आती हैं तो उस पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। हुकूमत चाहे लाख एतराज करे, लेकिन जहां पर जो इशू है उस इशू को तो हाईलाइट करना है। हमारी अपनी कौमी एयरलाइन के जिसके हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, वही कौमी एयरलाइन के जिसने इंटरनेशनली बहुत सी एयरलाइंस को, एमिरेट्स जैसी एयरलाइंस को खड़ा किया और अब वो दुनिया की नंबर 1 एयरलाइंस में उसका शुमार होता है। उस एयरलाइन के हालात ये हैं कि एक तरफ पाकिस्तान रेलवेज और दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरलाइन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जहां पर गुज़श्ता साल हमने देखा कि तैयारा गिरकर तबाह हुआ कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले, और फिर उसके बाद हमने खुद ही ये कहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि हमारे पायलट्स जो हैं उनके लाइसेंसेस का इशू है और उन्होंने जिस तरह से लाइसेंसेस हासिल किए हैं वो मशकूक है। जिसके बाद हमारी कौमी एयरलाइन की यूरोप में और बरतानिया के लिए जो फ्लाइट्स हैं वो बंद हो गई और वो टिल डेट बंद हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और अब लोगों को घर भेजा जा रहा है, उनसे ये कहा जा रहा है कि जी आप ये एक ऑफर पैकेज है, इसको आप एक्सेप्ट करें और अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपको इतनी रकम मिलेगी और आप घर चले जाएं, मुलाजमत आप छोड़ दीजिए। और कुछ केसेस में ऐसा भी रिपोर्ट हुआ है कि लोगों को ये ऑफर की गई है, उन्होंने कहा है कि जी हम ये ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और उन्हें फिर चूंकि वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो उन्हें फिर और तरह से और हथकंडे इस्तेमाल करके कहा जा रहा है कि जी आपके स्टेशन से दूसरे स्टेशन में तबादला किया जा रहा है क्योंकि आपने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं की। तो वहीं पर आज की जो अफसोसनाक खबर कि मलेशिया में हमारी कौमी एयरलाइन का तैयारा जो परवाज के लिए तैयार था, उसमें मुसाफिर मौजूद थे, उसको वहां पर रोक दिया गया और ये अदालत के हुक्म पर था, मलेशियन अदालत के हुक्म पर था। और कुछ तरफ तो ये भी कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि जी हमारा तैयारा गिरफ्तार हो गया। फिर किसी ने मजाक में ये भी कहा कि NRO नहीं दूंगा तैयारे को। लेकिन बहरहाल ये हमारे लिए बहुत ही शर्म का मकाम है कि हमारी कौमी एयरलाइन, जिसको हम बनाकर कहां से कहां लेकर जा सकते थे, आज उसके हालात ये हैं कि मलेशिया में लीज की पेमेंट ना करने पर तैयारे को वहां पर रोक लिया गया। आज के प्रोग्राम में मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन बाकायदा डिस्कशन का आगाज करने से पहले हमें लेना है एक मुख्तसर वक्फा। मुलाकात होगी वक्फे के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। डिस्कशन के लिए हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलिया हमजा मलिक साहिबा ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है शैला रजा साहिबा ने, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग ऑन द शो टुनाइट। और PMLN से हमें ज्वाइन किया है कैसर अहमद शेख साहब ने। कैसर साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले आलिया साहिबा आपकी तरफ आते हैं। ब्रॉडशीट और फिर इलेक्शन कमीशन में PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात रोजाना बुनियाद पर हो, ये आपकी तरफ से फरूख हबीब साहब पिटिशनर हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से जाकर रुजू किया है, उसकी तरफ हम बाद में आएंगे। लेकिन जो ये मलेशिया में हमारी कौमी एयरलाइन का जहाज रोक लिया गया, ये पूरे मुल्क के लिए बदनामी का बाइस बना है। और आपकी गवर्नमेंट के बारे में यही कहा जाता है कि नालायक हैं, नाअहल हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं। तो ये मामला क्या आप नहीं समझती कि पहले से इस इशू को रिजॉल्व कर दिया जाना चाहिए था? दिस इशू मस्ट हैव बीन एड्रेस्ड वे बिफोर, कि ना कि ये कि हमें ये शर्मिंदगी का एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब कुछ नहीं इस बारे में कहती, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि जो हम तो शायद नालायक होंगे, लेकिन 20 अरब डॉलर का खसारा इस मुल्क के लिए छोड़ के गए थे, वो बहुत काबिल थे। 10 अरब डॉलर सालाना कर्जा जो किस्त हमें देनी पड़ती है इनके सिर्फ सूद के ऊपर, वो बहुत काबिल होंगे और हम बहुत नालायक होंगे। 1.5 अरब डॉलर का रिकॉर्डिक केस का हमें जुर्माना पड़ा, कार के केस का, और तकरीबन 6 अरब डॉलर का उतना ही जो हम IMF से कर्जा लेते हैं वो हमें रिकॉर्डिक केस में जुर्माना पड़ा। 30 मिलियन डॉलर अभी हमने ब्रॉडशीट ये जो जुर्माना है इसकी मद में पे किए हैं। तो देखें, ये वही जब हम ये बात करते हैं, ये सारे तो हमें मिले हैं ना, ये हम लेकर इनमें से कुछ भी नहीं आए थे। नालायक कौन था,
نہیں تھا. اگر نالائکی کی بات کریں نا تو یہ جو لیز دی گئی تھی, یہ جس کمپنی کو لیز دی گئی تھی, یہ 2015 میں دی گئی تھی. ہم تو صرف اتنے چاہ رہے تھے کہ کرونا کی وجہ سے اس وقت جو لیز ہے اس کو ریویو کیا جائے. اگین وہی ساری بات ہے, ہمارے ذمے سب کو جب ڈال دیا جاتا ہے اور یہ نہیں دیکھا جاتا ہے تو اس حکومت نے کس کس میس کو کلیئر کر رہے ہیں جو پچھلے 35 سال سے ہمارے سر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مطلب یہ میں کہتی ہوں کہ براڈ شیٹ کیس کی ایگزامپل اٹس لائک یہ کیس وہ بتاتا ہے, مطلب اب جس طرح سے اس کی لیئر کھل کھل کر سامنے آئی ہیں, یہ سب چیزیں یہ شو کرتی ہیں کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں, دن رات لگے ہوئے ہیں عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ان کے میس کو کلیئر کرنے کے لیے. دیکھیں جب بات ہوتی ہے ہم تو اس وقت پاکستان کے امیج کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو سارے ڈیمیجز ہیں یہ ڈیمیجز کب کے ہیں؟ مطلب 2007 میں ایک ایسی کمپنی کو براڈ شیٹ کے کیس میں $1.5 ملین دیا گیا اس عوام کے پیسے کا جو آلریڈی لیکویڈیٹ ہو چکی تھی. کسی نے تب یہ چیک نہیں کیا. آج جب یہ براڈ شیٹ کیس کا ایشو پرائم منسٹر عمران خان صاحب اٹھا رہے ہیں اور وہ بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں کہ میں 24 سال کرپشن کی بات کر رہا تھا, تو اب سب کو یہ نظر آ رہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں یہ وہی میس ہے جو ہم کلیئر کرنے کی کوشش کریں. آج اکانومسٹ بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ, کیسے بلوچ صاحب, ان سے پوچھیں آج ٹیکسٹائل ہسٹری میں سب سے زیادہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہوئی ہے اور ویلیو ایڈڈ کی ایکسپورٹ ہوئی ہے. آج ان سے پوچھیں. عالیہ صاحبہ, اگر آپ کی تمام باتوں کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے, یہ جہاز کی لیز کا معاملہ اگر 2015 سے چل رہا ہے تو یہی تو ساری مینجمنٹ ہے کہ دیکھیے بینک سے لوگ اگر فرض کریں کہیں سے کوئی بینک سے لون لیتا ہے, گاڑی لیتا ہے لیز پہ اور اس کی ری پیمنٹ نہیں کرتا ہے, ٹائم سے نہیں کرتا ہے, تو وہ آئیں گے, آ کے ریکور کریں گے, لے جائیں گے. تو یہ معاملہ ہونے نہیں دینا چاہیے تھا. مینج کرتے کسی طریقے سے, فنڈز ارینج کرتے یا اس کو وہاں پر سیٹل کرتے کہ تاکہ جہاز کو کم سے کم نہ روکا جاتا. میں یہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہر کارنامے کے پیچھے یہ کیوں آتے ہیں. چلیں آپ نے یہ تو مان لیا کہ 2015 کا تھا. اب مجھے ایک بات بتائیں, ساری ایئر لائن انڈسٹری بیٹھی ہوئی ہے اس وقت. ایئر لائن انڈسٹری کے سارے جتنے بھی یہ لیز کے معاہدے ہیں وہ سارے ریویو ہو رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, پرائم منسٹر عمران خان صاحب واحد پرائم منسٹر ہیں اور آج تو مطلب باہر کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر اور پاکستان. چلیں شیلا صاحبہ کی طرف جانے سے پہلے اس سوال کا جواب دے دیں. یہ تو معلوم تھا نا کہ اس جہاز کی لیز کا مسئلہ چل رہا ہے, ری پیمنٹس کا مسئلہ چل رہا ہے, یہ تو معلوم تھا نا آپ کو؟ ری پیمنٹ سے زیادہ اس کی ری نیگوسیشن ہو رہی تھی. کیا آپ کو یہ آپ اس ایئر کرافٹ کو ملیشیا بھیجتے ہی نا جس کی لیز کا مسئلہ چل رہا ہے, آپ اسی ایئر کرافٹ کو ملیشیا بھیج رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ اگر یہی ساری باتیں ہم ان لوگوں سے پوچھتے جنہوں نے اس ملک کو اتنا نقصان پہنچائے. یہی ساری باتیں ہم ان لوگوں سے پوچھتے کہ جو پی آئی اے کے ساتھ سٹیل مل مفت دے رہے تھے. یہی ساری باتیں ہم ان لوگوں سے پوچھتے جن کے دور میں جرمن طیارہ چلا جاتا ہے, اس ملک سے چلا جاتا ہے, جرمنی چلا جاتا ہے اور یہاں پر کسی کو پتہ نہیں چلتا. دیکھیں ہم ہر چیز کے اوپر ویجیلنٹ ہیں, ہم ایک ایک چیز کی کریں. اور جو میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ کووڈ کی سچویشن کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ری نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. طیارے کا مسئلہ ہو, مسافروں کو لانے کا مسئلہ ہو, ہم وہ نہیں ہے کہ یہاں پر طیارے جو ہیں وہ صرف اس لیے کھڑے رہیں گے 10-15 دن کے وہاں پر وزیر اعظم صاحب کے اہل خانہ موجود ہیں, یا یہاں پر طیارے کسی کے خوراک لینے نہیں جائیں. بالکل صحیح. شیلا صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. ایک تو کووڈ سے ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے. ہماری کرکٹ ٹیم بھی ابھی نیوزی لینڈ میں ہار کر آئی ہے بری طرح سے, اور ہمارے کوچز اور ہیڈ کوچ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کووڈ کی وجہ سے ہوا ہے. اور ابھی بھی یہ جہاز کی لیز کے معاملے کے اندر بھی ہے کہ کووڈ کی وجہ سے نو ڈاؤٹ کہ ایئر لائن انڈسٹری کو بڑا نقصان پہنچا ہے, لیکن عالیہ صاحبہ کا کہنا ہے ہم ویجیلنٹ بھی ہیں اور ہم امیج کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے انٹرنیشنلی جو ہے آپ ان کو انٹرنیشنل لیول پہ آپ مختلف کنٹریز کے ساتھ جب آپ کچھ بیٹھتے ہیں تو انہیں پاکستان کی عوام کی طرح ڈیل نہیں کیا جاتا کہ جو کچھ بھی ہو عوام کو بتایا جائے کہ پچھلی گورنمنٹ نے کیا. جو بھی کوئی مسئلہ ہو, ڈالر کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اس کے بعد ایکسپورٹ یہاں تک آئی ہے, جب اپنا روپیہ اتنا گرا دیا یہ کارنامہ ہو گیا. اور بجٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے رہتے ہیں جو کچھ بھی نہیں ہوتا. بجٹ ڈیفیسٹ کی بات نہیں کرتے, ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے کچھ چیزیں رٹ لی ہیں اور کرنسی کی اتنا ڈی ویلیو کر کے آپ کو جو آپ کی ٹیکسٹائل میں ہو بھی رہی ہے, تو تھوڑا سا یہ خیال رکھیے
کہ کراچی میں سندھ نے جو بجلی بنائی ہے 660 میگا واٹ آپ کو فری دے رہا ہے جو اپنے پیسے سے بنائی ہے. اب آپ آ جاتے ہیں ادھر. دیکھیے بہت ساری حکومتیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں، لیکن ہم نے ایک بات دیکھی کہ جب یہ ٹرینڈ شروع ہوا کہ ایک گورنمنٹ کے جانے کے بعد اس کے کیے ہوئے منصوبے جو ہیں ان کو نظر انداز کر کے اور اپنی منمانی کی جائے تو ہمیں بڑے نقصان ہوئے. جب بی بی صاحبہ کی گورنمنٹ 97 میں گئی تو یہ جو آج تھرکول میں ہم نے بجلی بنائی ہے یہ ہمارے بہت زیادہ معاہدے ہو چکے تھے اور ہم بہت آگے تک جا چکے تھے. تو جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تو وہ انہوں نے اس میں سنجیدگی نہیں دکھائی. نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت چائنا چلا گیا اور پھر ہم جب واپس اپنی گورنمنٹ میں آئے بی بی صاحبہ کی شہادت کے بعد تو زرداری صاحب نے جو اتنے چائنا کے دورے کیے اور پھر جو اتنے سارے پروجیکٹ لگائے جن سے اب بجلی بن رہی ہے. ایک پروجیکٹ 3 سال میں رکھتا ہے. تو ایک تو جب ہم آئے تو اتنی دہشت گردی تھی، پھر ہم نے فرینڈز آف پاکستان بنائے، پھر اس کی مدد سے پروجیکٹ لگائے جو نواز شریف کے زمانے میں جنہوں نے بجلی دینا شروع کی. تو ہمیں اس طرح کے فیصلوں پہ سوچنا چاہیے. جیسے سی پیک ہمارے زمانے میں آیا 12 مئی 2012 کو، تو اس میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومتوں نے اس طرح سے اس پہ عمل نہیں کیا کہ ٹھیک ہے سڑکیں بن گئی بہت ساری جگہوں پہ پورے ملک میں، پنجاب میں اور مختلف جگہ، لیکن اس طرح سے عمل نہیں کیا. تو آج آپ دیکھ لیں کہ ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ دنیا میں آپ کو باتوں سے نہیں سمجھا جائے گا. یہ ملک کی کریڈیبلٹی ہے. آپ نے پہلے پی آئی اے کے بارے میں ایک بیان دیا، آپ کو اسے پرائیویٹائز کرنا تھا، اس میں سے آپ نے پہلے لوگ نکالے، پھر ایک غلط بیان دیا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سارے پائلٹ چلے گئے اور یہ بیان غلط ثابت ہوا لیکن پی آئی اے کو بہت نقصان پہنچا. اب آپ جو ہیں وہ آپ نے اپنے پورے پاکستان کی جو ایک ڈیل ہوتی ہے ملکوں سے، اس میں اپنے کریڈیبلٹی جو ہے اس میں سوال کھڑا کر دیا. تو تاریخ سے کچھ سیکھا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے. کووڈ پوری دنیا میں ہے لیکن کسی نے ایک ایسے وقت میں اپنے کسی ادارے کے بارے میں ایسا بیان نہیں دیا. کووڈ پوری دنیا میں لوگوں کی نوکریوں کو سیو کیا جا رہا ہے. اسٹیل مل کے لوگ آج باہر بیٹھے ہیں، آپ نے ایک جھٹکے میں 4,500 نکال دیے، پی آئی اے سے 2,000 نکالے، ریلوے میں آپ نے کیا کیا، ریڈیو میں کیا کیا. تو عوام کو آپ بیچارے سہ جائیں گے. انٹرنیشنل لیول پہ ایسا نہیں ہوتا. اب آپ انہیں دکھڑا سنائیں جی ہماری گورنمنٹ پرانی جو تھی انہوں نے یہ کیا، اس سے اگر وہ یہ ختم کر دیں تو آپ بہت بڑے ثابت ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. بالکل صحیح. کیسر احمد شیخ صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ سارا ملبہ آپ کی گورنمنٹ پہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پہ ڈال دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو کرایا اور جو ہوا وہ آپ کا بویا ہوا ہے اور اب وہ سامنے نتائج آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم مشکلات سے دو چار ہیں. اور یہ جہاز کا معاملہ بھی جو ہے یہ لیز اس وقت کیا ہے کہ جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی. الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے سر. جی مجھے عالیہ صاحبہ کی تو باتیں میں نے سنی ہیں لیکن شیلا رضا صاحبہ کی باتیں نہیں سنی. میں سمجھتا ہوں یہ سب جو پروگرام آپ کر رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں، انہوں نے ماننی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں نا 2.5 سال پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مصنوعی طور پہ ڈالر کو روکا ہوا تھا، اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مصنوعی طور پہ چینی کی قیمت کو بھی روکا ہوا تھا، گندم کی قیمت بھی ہم نے مصنوعی روکی ہوئی تھی، انہوں نے آ کے ٹھیک کر دی ہے. اور 2.5 سال میں اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وقت میں 30,000 ارب روپے قرضہ تھا، آج 2-2.5 سال میں 43,000 ارب ہو گیا. اب یہ بات کر رہی ہیں کہ ہمارے وقت کا سود دے دیا. بھائی سود کتنا دے دیا مجھے بتا دیں کہ 2 سالوں میں آپ نے سود کتنا دیا؟ 13,000 ارب روپے تو قرضہ آپ نے بڑھا لیا. پھر ہم چھوڑ کے گئے 300. اگر کسی بات میں فرق ہونا تو مجھے اس پہ بتائیے گا، بجائے کہ جنرل باتیں کرنے کے. اگر اکنامکس پہ بات کرنی ہے تو کوئی اوتھینٹک بات کرنی چاہیے نا. کیا ہم 320 ارب ڈالر کی قومی آمدنی یعنی 22 کروڑ لوگوں کی آمدنی 320 ارب ڈالر نہیں چھوڑ کے گئے تھے؟ وہ کیا 280 ارب ڈالر نہیں ہوگی؟ وہ 40 ارب ڈالر جو کہ کوئی 6,300 ارب روپے بنتے ہیں، لوگوں کی آمدنی کم ہو گئی. تو ہمارے وقت تو نہیں ہوئی، ہم 5 سال میں کرتے رہے اور ہمارے وقت میں. سر یہ جہاز کی طرف آئیں، جہاز کی طرف. جہاز تو انہوں نے نایالی
लेकिन इनका रोज कोई ना कोई स्कैंडल निकलेगा और ये फिर हमारे जिम्मे थोप देंगे, जहाज अब वहां भेजा। आपने बड़ा सवाल सही किया कि आपको पता था मलेशिया तो हमारा अपना एक दोस्त मुल्क है, उसमें हमारे जहाज का रुक जाना पूरी दुनिया में हमारी किस तरह की जो बेइज्जती हो रही है इस हुकूमत के नालायक पॉलिसियों की वजह से। आप मुझे बताइए, इनको आपने सही सवाल किया कि भाई आपको पता था, कम से कम उसको जहाज को तो वहां नहीं भेजते, और कोई एक दिन तो गुजरता नहीं है इनकी नायाली, किसी दिन कोई चीज तो इनका, कोई कल जिसको कहते हैं ना, कोई चीज तो ठीक हो ना। मुझे आप बताइए कि क्या यानी फीकस आमदनी हम छोड़ के गए थे $1450 फीकस, क्या वो 1250 हो गई कि नहीं होगी? जो बजट का खसारा है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, क्या वो 3,500 से 4,000 अरब रुपए तक नहीं बढ़ गई? बजट खसारा, बजट सर, ये खसारा जो है वक्फे की तरफ जाने से पहले जरा इस पे भी राय दे दीजिएगा। आलिया साहिबा ने आपका खास तौर पे कहा था कि आप भले कैसर साहब से पूछ लें कि तरक्की की क्या पोजीशन, हम तरक्की की राहों पर गामजन हैं या नहीं है, क्योंकि अभी तो मुझे बताया गया कि 2 करोड़ 6 लाख लोग बेरोजगार भी हुए। जी, मैं तो आपसे कह रहा हूँ तरक्की देखिए ना, रोज की अखबार में आप पढ़ते होंगे। अभी IMF ने कहा कि हमारी इस साल 0.5% तरक्की होगी। इनको हो गए 2.5 साल आए हुए ना। पहले साल को 1.5% तरक्की हुई, फिर 1.5% माइनस हो गया, और अब इस साल 0.5% हो गई, यानी 3 साल में आता होगी। हम हर साल 4-5 कर, तो 3 सालों में हम 15। तो मैं ये कह रहा हूं कि 12-15 हजार अरब रुपए का फर्क है, ये कोई मामूली फर्क नहीं है। इसमें क्या दो फिगर्स हैं, हर चीज को मिला। देखिए टेक्सटाइल की बार बार बात करते हैं, पहले ये ट्रेड डेफिसिट की बात करते थे, करंट अकाउंट की बात करते, वो अब खत्म हो गया, क्योंकि करंट अकाउंट फिर बढ़ना शुरू हो गया, इंपोर्ट हमारी बढ़नी शुरू हो गई, एक्सपोर्ट हमारी 5 महीने में 2% या 3% बढ़ी होगी। अपने हर एक को मार दिया, डॉलर आपने 115 से 160 कर दिया, लोगों की आमदनी बढ़ी नहीं, बेरोजगारी होगी जैसे आप कह रहे। ये फिगर तो इनकी हुकूमत की है ना कि लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 2 करोड़ बंदों ने तो कई दिन फाका किया है, खाना भी नहीं खाया। अब आप मुझे बताइए कि ये क्या मैं मिसाल दूं, ये भी हमारी वजह से हो गया। ठीक, हमें वक्फा लेने कैसे साहब, और आलिया साहिबा इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं। हम वक्फे के बाद जब वापस आएंगे जी कैसर साहब प्लीज बात मुकम्मल कर लीजिए। कोविड की वजह से ये कहते हैं कि हमारी ग्रोथ या जो तरक्की थी वो रुक गई। 8 मुल्क हैं सार्क के, सबसे कम इस साल भी इंडिया इस वक्त 5%, 5.5% तरक्की कर रहा है, हमारी 0.5% होगी, और इवन अफगानिस्तान की हमसे ज्यादा। सार्क के 8 ममालिक में, अब ये फिगर जुटला नहीं सकते ना, या बताएं कि जुटलाते हैं या नहीं जुटलाते जी, इस पर आलिया साहब को मौका देंगे। कैसे साहब, वीव गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर, हम ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आलिया साहब, आप रिस्पॉन्ड भी जरूर कीजिए जो कैसे साहब ने कहा, फिर उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे, ब्रॉडशीट की बात करेंगे और फॉरेन फंडिंग केस की। जी आलिया साहब। हाँ जी, सबसे पहले तो कैसर साहब ने कहा जी हमने इतना ज्यादा लोन ले लिया। मैं सिर्फ इन केस के लिए बता दूं, कंपैरिजन कर लें मार्च 2016 से जो जून है 2018 तक, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन 2 सालों का, PTI गवर्नमेंट ने 48% लेस लायबिलिटीज ली है PMLN गवर्नमेंट से। PTI गवर्नमेंट ने 78% मोर लोन रीपे किया है। एक तो ये डेटा था कि लायबिलिटीज भी हमने कम ली है और लोन भी इनसे 78% लोन ज्यादा पे किए और 48% कम लायबिलिटीज यानी कम कर्जा हमने लिया है। ये फिगर है, जिसने चैलेंज करना है वो इसको कर दे। अब आप आ जाए बहुत सी चीजों के ऊपर, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आती है, कैसर साहब बड़े पढ़े लिखे हैं, समझते हैं एक्सपोर्ट्स को, लेकिन अगर ये ऐसी बात करेंगे तो मुझे जाहिर है फिगर्स देनी पड़ेंगी। LSM ने पहली दफा इतने सालों में डबल डिजिट को टच किया है। वो इकोनॉमी जिसको ये इंपोर्ट बेस्ड करके गए थे, आज वो एक्सपोर्ट बेस्ड चुकी है। टेक्सटाइल 3%, फूड 56%, फार्मास्यूटिकल 7.7%, केमिकल 11%, फर्टिलाइजर 9.2%, होम टेक्सटाइल्स वैल्यू एडेड इस वक्त जो 2016 में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी कि जी पाकिस्तान में टेक्सटाइल की सनत तबाह हो चुकी है, आज वो कह रहे हैं कि टेक्सटाइल बांग्लादेश और इंडिया से पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई है। फिर एक छोटी सी बात पे जो ये बार बार हमें एम्प्लॉयमेंट के ऊपर सुनाते हैं, और सबसे पहले आपने तो कल मूडीज की रिपोर्ट खुद देखी होगी, ग्रोथ की जो ये बात करते हैं, मूडीज ने कहा है 2022
2022 के अंदर पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 4 से 4.5 पर चला जाएगा। देखें ये वो सारी चीजें, और पाकिस्तान की जो मईशत की आउटलुक है उन्होंने उसको ठीक, आलिया साहब ब्रॉडशीट की तरफ आए, इनके क्या खोया क्या पाया? मैं उसकी तरफ आ रही हूँ। जो लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, देखें मेरी एक बात सुने, जो लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, पीबीएस की एक रिपोर्ट आई थी। पीबीएस की रिपोर्ट के लिहाज से, क्योंकि कोविड की बात बार बार हो रही है, कहा यह गया था कि 20 मिलियन लोग की जॉब चली गई थी, लेकिन उसी रिपोर्ट के लिहाज से उन्होंने ये कहा है कि नवंबर 2020 तक जिन लोगों की जॉब्स गई थी 90% दोबारा एम्प्लॉय हो चुके हैं। मेरे पास उसका डेटा, उसका ग्राफ, उसका सब कुछ मौजूद है। अब आ जाए ब्रॉडशीट के ऊपर। देखें ब्रॉडशीट क्लासिकल एग्जाम्पल है हमारे इन हुक्मरानों की करप्शन की, किस तरह से उन्होंने अवाम का पैसा लूटा है, किक बैक से मनी लॉन्डर किया है, और उसके बाद जब उनकी चोरी पकड़ी जाती है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो ब्राइब करते हैं। अगर उनसे ब्राइब से यानी रिश्वत देते हैं, और रिश्वत से अगर काम नहीं चलता तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो धोस धमकियों पर आ जाते हैं। 2007 में मैं ये इसलिए डेट्स को मेंशन यहां पर करना चाहूंगी। और दूसरी बात, इस चीज ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की स्टेटमेंट को कि जी एनआरओ के सम्राट इस कौम को आज तक भुगतने पड़े। 2007 में किसके कहने के ऊपर, और कैटेगोरिकली 2008 में $1.5 मिलियन इनको पे किया गया था, ये जानते हुए कि ये कंपनी लिक्विडेट हो चुकी थी। और उसके बाद इसी कंपनी का वकील कौन था, वही जो अयान अली केस के अंदर वकील था। उसके बाद 2016 के अंदर क्या होता है, 2016 के अंदर यही कंपनी जब अपील में जाती है, नहीं जाना चाहिए ट्वीट आलिया साहिबा, मुशर्रफ साहब के वकील फरूख नसीम साहब, और फिर यहाँ आपके यहाँ भी वकील फरूख नसीम साहब का फैसला आता है, वजीर कानून फरूख नसीम साहब। जी शैला साहिबा, अब अगर वकीलों की बात होगी तो एतजाज एहसन किसके वकील रहे, इफ्तिखार चौधरी साहब, और ये सब देखिए वकील जो है एक प्रोफेशन है। इस तरह तो लोग कोई आगे एक दूसरे का काम ही नहीं करेंगे और बहुत सारा मसाइल हो जाएंगे, तो इस तरह नहीं बात की जाती। दूसरी बात यह है कि मैंने 3-4 दिन से ब्रॉडशीट पे जितनी भी बात हो रही है, मैंने आपकी बारी में बात मुकम्मल करने दीजिए प्लीज आलिया साहिबा। मैंने आपकी बारी में बात नहीं, आप जरूर करें, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ। नहीं, मैं देखिए मेरा ये कहना है कि ब्रॉडशीट पर मैंने 4 से 5 दिन मैंने सारी डिस्कशन सुनी है तमाम लोगों की, और हमारी गवर्नमेंट वैसे भी रोजाना एक ट्रक की बत्ती दिखा के और डेली वेजेस पे अपना टाइम गुजार रही है कि शाम के टाइम सुबह वो ट्रक की बत्ती रोशन होती है, उसके बाद इनके तर्जुमान चलते, शाम को उस पर प्रोग्राम हो जाता है, रात हो जाती है, दिन गुजर जाता है, उसमें ये सब छुप जाता है। पेट्रोलियम की कीमत कहाँ पहुंच गई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, डॉलर के फिर आज इंटर बैंक में पैसे कितने बढ़ गए, चीनी की कीमतें कहाँ पहुंच गई, वो सब उसमें कारपेट अंडर द कारपेट हो जाता है। इनका दिन गुजर जाता है और ये लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, ये कहते हैं कि जी फर्टिलाइजर की कीमत ये हो गया, इतना अच्छा है। किसान इनके पीछे खड़ा हुआ नहीं है, किसान जो है इनसे शिकायत कर रहा है, ये कह रहे हैं कि जी इंडस्ट्रीज चल रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट इनसे नाराज है, 3-3 दिन बंद है, ये कह रहे हैं हमने जो है ये आवाम को ये फायदा दिया, और मोदी ने ये कहा क्योंकि मोदी जो है IMF का ही एक चेला है। तो भाई आपके लोग तो भूखे, आपने अवाम को क्या दिया? मुझे एक बात बता दें कि क्या अवाम को 2 वक्त की रोटी सुकून से मैसर है? आपने उन्हें दिए लंगर खाने, आप उनकी इज्जत नफ्स पे गले पे उनके खड़े हो गए। अब मैं दोबारा इस पे ब्रॉडशीट पे बात करती हूँ। देखिए मैंने बहुत काबिल लोगों की आरा सुनी उसमें, और मैं ये समझती हूँ कि अगर हुकूमत ऐसे वक्त गुजारना चाहती है कि जी नवाज शरीफ ने ये किया और हमारी गवर्नमेंट ने ये किया, ये बेकार है। उसका फैसला मौजूद है, जब उसका डिसीजन मौजूद है उसे सबमिट करा दे या उसे पब्लिक कर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं बैठूं तो ऐसे फजूल बातों पे बहस करूं, और समझ में आ जाएगा सबको कि क्या है। पॉइंट के पब्लिक कर दें जी, आपका जो पॉइंट है पब्लिक कर दें की ट्रक की जी। इस पर कैसर साहब जो क्लासिक एग्जाम्पल कोट लफ्ज इस्तेमाल हुआ है आलिया साहिबा की तरफ से कि ये ब्रॉडशीट का जो मामला है ये क्लासिक एग्जाम्पल है साबका हुक्मरानों की करप्शन की, ये आप बताइए अली मुमताज, आप तो सुन रहे हैं। मैं पहले वैसे सबसे पहले तो आलिया
साहबा की को दाद दूंगा कि इतने मुश्किल जो इतनी खराब मुआशरत की हालत है, इनकी हिम्मत है कि उसको डिफेंड कर रही हैं और ये वाकई बड़ी मेहनत करती हैं। इस तरह की अगर मेहनत की होती या प्लानिंग की होती इनकी गवर्नमेंट ने, इनकी पार्टी ने, तो पाकिस्तान कोई बेहतर हो जाता। बहरहाल इस बहस में मैं लंबा नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि कई चीजें आपको पहले दिन से पता है, जो रोजगार का आलम है, जो महंगाई का हालत है, जो आम चीजों की कीमत बढ़ गई है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे दौर में देखें ना 5.8 अगर हो रही थी वो भी कोई तसल्ली बख्श नहीं थी। मैं चाइना में सबसे पहले 72 में गया और 79 से लेके आज 21 तक 42 साल में चाइना ने मुसलसल 10% तरक्की की है। हमारी हुकूमतों में भी और ज्यादा पोटेंशियल था, बहुत कुछ होना चाहिए था। इंडिया ने बहुत ज्यादा हमसे तरक्की की है। 1990 में इंडिया की इकानमी हमसे 4 गुना थी, आज इंडिया 10.5 गुना हो गया है। हमारी कुल आमदनी 270-75 अरब डॉलर है, ये 280 अरब डॉलर है। इंडिया की इस वक्त 2,900 अरब डॉलर है। आप बताइए, और 1990 में 4 गुना थे। तो इंडिया ने और चाइना ने तो कमाल ही कर दिया ना कि मुसलसल 42 साल में 10% से ग्रोथ की है। उनकी आबादी भी नहीं बढ़ रही, हमारी आबादी भी बढ़ रही है। तो हमारी हुकूमतों में भी बहुत कुछ हो सकता था। ये तो खैर बहुत ही मिजरेबल दौर है ना, ये तो इतना खराब दौर है कि इसको तो जिक्र करना ही फजूल है। लेकिन हमारी पिछले 5 साल भी जो गुजरे हैं या उससे पहले पीपल पार्टी के गुजरे हैं, तो वो भी हमने वो तरक्की नहीं की जो पाकिस्तान को करनी चाहिए थी। तो मैं ये ब्रॉडशीट के बारे में बात करूंगा, जो आपने सवाल तो मैंने ये किया है ना। देखिए, किसने 99 में और 2000 में रुकवा दिए केसेस? किसने ये एनआरओ के जो मामला अभी ये कहते हैं, तो एनआरओ उस वक्त किस गवर्नमेंट ने दिया? मिलिट्री गवर्नमेंट ने दिया। अभी आप बताइए कि 2.5 साल में कोई चीज आपने बरामद की? आप जो कहते थे लूटी हुई दौलत, आप अभी जिक्र करेंगे कि नैब ने कुछ बोला है कि पहले से बेहतर, वो पॉलिटिशियन का उसमें कुछ भी नहीं है मिला पॉलिटिशियन की तरफ से। बिजनेसमैन को आपने उनको रगड़ा है, उनकी तरफ से नैब ने पिछले 2 सालों में कुछ 300 अरब वसूल किया है। उसमें कारोबारी ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, मुझे आलिया ये बता दें कि 2.5 साल में क्या मिला है आपको? और अगर जो सारी करप्शन थी हमारे वक्त में, मैं नेट बता रहा हूँ, अगर हम सब चोर थे, दिन रात ये यही कहते हैं कि वो जी चोर थे, इन्होंने लूट लिया, तो आपके यहाँ कोई बढ़ गया, कोई मुहासिल बढ़ गए, कोई टैक्स बढ़ गया, कोई गवर्नमेंट की आमदनी बढ़ गई? आपने तो खसारा इतना छोड़ दिया, इतनी ज्यादा खर्चा बढ़ा दिया। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख में ये माइनस ग्रोथ जो है 58 साल बाद हुई है, जो आपके यहाँ पिछले साल 1.5% हुई। और दूसरा मैं कह रहा हूँ, दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि इनके यहाँ जो कमेंट कर दीजिए और फिर ये फॉरेन फंडिंग पे बताइएगा है ना, जो महंगाई है। आप फॉरेन फंडिंग केस में आप अपना भी मामला फॉरेन फंडिंग का इलेक्शन कमीशन में आप कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की फॉरेन फंडिंग पर डेली जो है वो उस पर समाप्त होनी चाहिए। आपको पता नहीं है, कम से कम हमसे कुछ तजर्बा, हम देखो कुछ सब अली साहब मुझे इनकी बातों का जवाब जी आलिया साहब प्लीज गो अहेड। कैसे साहब आलिया साहब को जवाब देने दीजिए, फिर उसके बाद टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द प्रोग्राम। लेकिन मेरी एक बात सुने, ये जिस तरह की बातें करते हैं ना, 12 साल से जिनकी हुकूमत हो और उसके बाद जहाँ पर जो है इस तरह के काम हो रहे हो, अभी 200 लोगों को इन्होंने जिस तरह से प्ली बार्गेन की है और जिस तरह से मुराद अली शाह के हल्के के अंदर पेंशन का स्कैम निकला है, तो इनकी तो हमें लगता है ना ये आंखें बंद करके ढिठाई से टीवी पर बैठ जाते हैं और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर कमेंट करते हैं। ठीक है, ये फॉरेन फंडिंग स्कैम इस पर तो आपके लिए खुद भी खतरा है, आप पे खुद भी खतरे की तलवार लटक रही है। देखिए मेरी एक बात सुनिए, फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है। और जहाँ तक शैला रजा का है, इन्होंने ब्रॉडशीट को देखा ही नहीं होगा, इनको उसकी डिटेल्स का पता ही नहीं होगा, इनको अवाम के पैसों से कोई हमदर्दी है। जिस तरह से गवर्नमेंट और जिस तरह मुझे तो होते ये से बैठ के उनको डिफेंड करते हैं और ये 12 साल के अंदर ना वहाँ पर 111 की सर्विस आज तक आई है, फायर ब्रिगेड हमने जो कुछ 12 साल में किया है, वहाँ पर जल के मर रहे हैं, 7 साल का कारनामा है बीआरटी खड़ा हो जाते हो, हमारा कारनामा है हमारा पता चले सरकारी साथ के दौर में $1.5 मिलियन पे किया गया था ऐसी कंपनी को
جو लिक्विडेट हो चुकी थी। इनको ये पता होना चाहिए, और यही बात उस वक्त मैंने की थी कि आप उसके डिसीजन को कोर्ट में जमा कराते हैं पब्लिक। आलिया साहिबा, फॉरेन फंडिंग में आप खुद भी फंस गए तो क्या होगा? फॉरेन फंडिंग में खुद भी फंस गए तो क्या होगा? मसला नहीं है, फंडिंग में सिर्फ का केस लगा हुआ है, वो आए सामने, ये उनका काम था कि रियासत मदीना में तो हमने कहा करते थे वजीर आजम साहब के हम अपने आप से शुरू करेंगे पहले। तो ये 30 दफा इन्होंने डिले किया, 70 दफा इसकी 70 से ज्यादा दफा इसकी समाअत हुई, 30 दफा इन्होंने डिले किया। फिर इन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन का केस नहीं है, फिर उसने इसको झुटलाया। फिर स्टेट बैंक से ये सारी चीजें आई कि इनके 23 इनका आखिरी सहारा है जो प्रोहिबिटेड फंडिंग केस का है, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ ले और 18 तारीख को जाके अपने अकाउंट्स की डिटेल्स वहां पर जमा करा दे। हम इंशाल्लाह उससे भी सुरखरू करेंगे। नहीं, लेकिन आपकी अपनी फॉरेन फंडिंग की डिटेल्स कब सामने आएंगी? डिले जो आप जब शैला साहिबा कह रही हैं, डिले टैक्टिक्स यूज हो रहे हैं। सर मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमने 40,000 बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स जमा करा दी हैं। जो कल जिस पर ये बड़ा वावेला मचा रहे थे, वो डॉन की वो रिपोर्ट थी, उसको आज भी मैं बताती हूँ। उन्होंने कहा इफ के बेसिस के ऊपर इन्होंने एक वावेला खड़ा कर दिया था। मेरे ख्याल में मैं वो बताना ज्यादा पसंद करूंगी कि पीटीआई बहुत फ्रंट पर आकर उसने अपना फॉरेन फंडिंग। ठीक है आलिया साहबा, पॉइंट टेकन। 40,000 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात जमा करा दी हैं शैला साहिबा। उनके दूसरी तरफ ना पीएमएल ने ना जी शैला साहिबा, आलिया साहिबा आपका पॉइंट, वीव गॉट योर पॉइंट। जी शैला साहिबा, शैला साहिबा जी पहले अपने अकाउंट की जमा करा दें। जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए इस केस की 70 से ज्यादा समाअत हो चुकी हैं, जिसमें 30 दफा पीटीआई ने जो है वो लीगली स्टे लिया या उसमें कोई तरीका अपनाया। और जबकि ये अयाज सादिक साहब को यही कहते थे कि स्टे के पीछे छुप रहा है। फिर इन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन का केस नहीं है। फिर इन्होंने कहा ये हमारे अकाउंट ही नहीं है, वो तो स्टेट बैंक से आए हैं। तो फिर ये पता चला है, ये मैंने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे ये बेवकूफ नहीं बना सकते। अमेरिका में जब कोई फंडिंग करता है तो उसका एक कंपनी होना जरूरी है, और वो डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उसकी पूरी डिटेल जो है वो जमा कराता है। और वहां से जो डिटेल आई है, वो जो लोग हैं जिन्होंने 23 कंपनियां ऐसी हैं जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो उसमें वो लोग हैं जो पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं रखते। और ये कानून है कि जो पाकिस्तान का नेशनल ना हो उसकी फंडिंग जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो अब इसमें घबरा प्रोग्राम का वक्त ही खत्म हो रहा है। प्रोग्राम का वक्त बल्कि इनफैक्ट खत्म हो गया है जी। We'll continue with the discussion. Unfortunately, since we are short of time, we cannot go into further details. But yes, this definitely is a serious issue when it comes to foreign funding, क्योंकि पीटीआई की फॉरेन फंडिंग का मामला बड़े अरसे से चल रहा है एंड उस पर कोई फैसला नहीं आया। लेकिन अब अगर पीटीआई चाह रही है कि सबकी फॉरेन फंडिंग को डिस्कस किया जाए और रोजाना की बुनियाद पर इस पर बहस होनी चाहिए, तो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। शैला साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, कैसर अहमद शेख साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आलिया साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।